पहला हमारा क्वेश्चन है एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित डायग्राम बनाना है। तो एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित डायग्राम बनाना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर की, तो देखिए किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर में मेनली जो है 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर में मेनली आप देखेंगे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी फ्लावर में जो 4 पार्ट होते हैं उसमें मेन होता है कौन सा? आपका होता है पुमंग, जायांग, आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो आपका कैलिक्स, करोला, इसके अलावा पुमंग और जायांग यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चारों इंपोर्टेंट भाग होते हैं। तो चारों इंपोर्टेंट भाग आपको यहां पे इनको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए चारों के चारों जो इंपोर्टेंट भाग हैं इनको आपको देखना है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं इजिली कि जो हमारा फ्लावर होता है, किसी भी फ्लावर की यदि हम बात करें तो यह किसी भी पुष्प का जनन भाग होता है। तो आप देखेंगे कि मेनली 4 पार्ट होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे पेटल। पेटल का मतलब होता है यहां पे दल, और कई सारे दल मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कई सारे दल मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। यानी दलपुंज की यूनिट क्या होती है? दल होती है। उसी प्रकार सबसे बाहरी चक्र जो होता है फ्लावर का, इसको हम बोलते हैं सेपल। देखिए सेपल जो है, सेपल का मतलब होता है बाह्य दल, और कई सारे बाह्य दल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बाह्य दलपुंज का। तो बाह्य दलपुंज किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो कि प्रायः हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो दलपुंज में कई सारे अलग अलग दल होते हैं, जो कि प्रायः अलग अलग रंग के हो सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका सेपल होता है ये अधिकतर हरे रंग के ही होते हैं। किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे बाएं दलपुंज हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो उसके दल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, क्योंकि दलपुंज का काम क्या होता है? किसी भी फ्लावर को आकर्षित बनाना। तो आकर्षित होता है फ्लावर, जिस कारण से कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दलपुंज और बाएं दलपुंज। तो सबसे बाहरी चक्र होता है दलपुंज, सॉरी बाएं दलपुंज, जिसकी इकाई बाएं दल होती है, और इसके बाद आपका होता है दलपुंज। दलपुंज की इकाई को हम दल कहते हैं या सेपल कहते हैं। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि 2 इंपोर्टेंट भाग और बचे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम किसी भी फ्लावर का क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम की यदि हम बात करते हैं तो यह किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यदि हम बात करते हैं किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, यानी पुमंग की, तो पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है? स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है? पुमंग की इकाई होती है। पुंकेसर की संरचना के अंदर इंपोर्टेंट भाग होता है, यहां पे आप देख सकते हैं एंथर, जिसको कि हम बोलते हैं क्या? परागकोश। और परागकोश के अंदर ही पोलन ग्रैंड का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकाएं मानी जाती है। इसके अलावा किसी भी फ्लावर की संरचना में आप देखेंगे कि नीचे की ओर इस प्रकार से यहां पे थैलमस होता है। ये क्या होता है? थैलमस। तो ये थैलमस या पुष्पासन होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो थैलमस या पुष्पासन होता है, थैलमस या पुष्पासन में पुष्प के चारों इंपोर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? विराजमान होते हैं, यानी कि व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं पुष्पासन। इसके अलावा पुष्प का सबसे निचला भाग ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिकल। ये देखिए ये क्या होता है? पुष्प का ब्रंथ होता है। पुष्प का ब्रंथ या डंठल होता है, जिसे हम बोलते हैं पेडिकल। तो पेडिकल के माध्यम से ही फ्लावर जो है किसी भी टहनी या शाखा से जुड़ा होता है। इसके अलावा आपका एक भाग बचा गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की यदि हम बात करते हैं तो गाइनोसियम जो है 3 भागों से मिलकर के बना होता है। देखिए इसमें पहला इंपोर्टेंट भाग क्या होता है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा, जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। यह सबसे पुष्प का ऊपरी भाग होता है, यानी जो हमारा जायांग होता है या जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि पोलन ग्रैंड को ग्रहण करने का काम करता है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे जायांग की संरचना में वर्तिकाग्र होती है। इसके बीच में ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का भाग ये क्या कहलाता है? आपका स्टाइल या वर्तिका कहलाती है। इसके अलावा नीचे वाला भाग ये क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? ओवरी या अंडाशय। तो 3 भागों से मिलकर के बना होता है हमारा जायांग। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको मेनली याद रखना है कि फ्लावर की संरचना में एक होता है पेडिकल। पेडिकल के माध्यम से फ्लावर किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुष्पासन होता है। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के चारों इंपोर्टेंट पार्ट जो हैं ये व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? यदि पुष्प के 4 इंपोर्टेंट भागों की, 4 प्रमुख भागों की, तो उसमें से सबसे पहले आपने देखा बाएं दलपुंज। बाएं दलपुंज किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है, इसकी इकाई बाएं दल होती है। इसके अलावा आपने दलपुंज देखा। दलपुंज अलग अलग रंग के हो सकते हैं, दलपुंज की इकाई दल कहलाती है। उसी प्रकार जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या पिस्टिल कहलाती है या कार्पल कहलाती है। तो इस प्रकार से फ्लावर का एक नॉर्मल सा डायग्राम आपको तैयार करना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है परागकण की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, यानी परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो मेनली आपको याद रखना है कि परागकण या पोलन ग्रैंड की संरचना में
दो लेयर होती है, यानी कि दो भित्तियां होती है। दोनों भित्तियों में से जो बाहरी परत होती है या बाएं स्तर जो होती है, इसको हम बोलते हैं बाएं चोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाएं चोल, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एक्साइन। जबकि जो आंतरिक स्तर होती है, जो आंतरिक परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो एक्साइन और इंटाइन दोनों को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक धसी हुई संरचना यहां पे होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जर्मपोर। जर्मपोर के अलावा आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे लघु बीजाणु या परागकण के स्ट्रक्चर के अंदर आपको साइटोप्लाज्म भरा हुआ दिखाई देता है, और उन साइटोप्लाज्म के बीच में एक हेप्लॉइड केंद्रक यानी कि अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो परागकण की बाएं भित्ति होती है, तो बाएं भित्ति किसकी बनी होती है? तो परागकण की जो बाएं भित्ति होती है, इसको हम बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक हेप्लॉइड केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपको नॉर्मल सा याद रखना है कि किसी भी परागकण या पोलन ग्रैंड की स्ट्रक्चर के अंदर दो लेयर होती है या दो भित्तियां होती है, जिसमें एक बाहरी भित्ति होती है, एक आंतरिक भित्ति होती है। बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? बाहरी परत को हम बोलते हैं एक्साइन, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं बाह्य चोल। दूसरी परत को हम अंदर वाली परत को बोलते हैं इंटाइन या अंतःचोल। तो दोनों में आपको याद रखना है कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो परागकण का एक रफ डायग्राम यहां से आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक, या आप इसको कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी मादा युग्मकोद्भिद के नामांकित डायग्राम की, तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होती है, यानी कोशिकाओं की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7, जबकि केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7, जबकि केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो किसी भी भ्रूण कोश की या एम्ब्रियोसैक की या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के अंदर आप 7 कोशिकाएं देख सकते हैं। ऊपर की जो 7 कोशिकाएं होती है 1 2 3, ये ऊपर की तीनों कोशिकाएं, इनको हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं, या इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। फिर यदि हम बात करें बीच वाली सेल की, ये जो बीच की पूरी सेल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, या इसको हम केंद्रीय कोशिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय कोशिका। इसको हम केंद्रीय कोशिका बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका होती है। फिर नीचे वाली जो एक बड़ी सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एग सेल यानी कि अंड कोशिका होती है। इसके अलावा नीचे की जो किनारे वाली जो दोनों कोशिकाएं होती है, इनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल या सहायक कोशिका। तो सिनर्गिड सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 7 कोशिकाएं हो गई, 1 2 3, एक बीच वाली हो गई 4, एक नीचे वाली ये बड़ी कोशिका एक सेल 5, और 2 कोशिकाएं ये 6 7। तो 7 सेल यहाँ पे होते हैं। यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रकों की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8। तो देखिए तीनों ऊपर की कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक, नीचे की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए? 6। और बीच वाली जो सेंट्रल सेल होती है, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम कभी कभी सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि जब द्विनिषेचन होता है तो वहां पे इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 7, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, यानी कि केंद्रकों की संख्या कितनी होती है भ्रूण कोश की संख्या के अंदर? तो 8। तो एक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का वर्णन करना, यानी बीजांड की संरचना आपको बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो चलिए बीजांड की संरचना यहां पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बीजांड की संरचना की बात करते हैं तो आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि बीजांड की जो संरचना होती है इसमें कई सारे पार्ट हमको दिखाई देते हैं। बीजांड की संरचना में सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि बीजांड उपस्थित कहां होते हैं। तो बीजांड हमेशा आपको याद रखना है कि अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी कहां होते हैं, अंडाशय के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यह याद रखनी है कि अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बीजांड होगा, अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। तो यह चीज भी आपको नोट कर लेनी है। अब बात करते हैं यदि हम बीजांड की संरचना के स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स की, तो इसकी संरचना के अंदर आपको कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोपाइल की, यानी कि बीजांड द्वार की। तो बीजांड द्वार एक प्रकार का द्वार होता है बीजांड का, जहां से होकर के कोई भी पोलन ट्यूब यानी कि परागनलिका का प्रवेश होता है। तो यह एक प्रकार से बीजांड का द्वार होता है जिसके माध्यम से ही परागनलिका का प्रवेश होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है माइक्रोपाइल, यानी कि इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। फिर हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब होता है बीजांड व्रंत। तो देखिए फ्यूनिकल क्या होता है, यह एक प्रकार से बीजांड का व्रंत या डंठल होता है। जैसे पुष्प का आपने व्रंत देखा, पत्ती का आप व्रंत देखते हैं जिसको पर्णव्रंत बोलते हैं, सेम उसी प्रकार से जो बीजांड का व्रंत है उसे हम बोलेंगे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। तो बीजांड व्रंत का काम क्या है, बीजांड व्रंत के द्वारा ही बीजांड किसी से जुड़ा रहता है, यानी बीजांड जो अपर प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, तो वो जुड़ा रहता है फ्यूनिकल के माध्यम से। अब यदि हम बात करते हैं बीजांड की संरचना में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट आप देखे होंगे यहाँ पे, इंटेगुमेंट आपको दो प्रकार से दिखाई देते हैं। एक तो ये इंटेगुमेंट बाह्य इंटेगुमेंट और दूसरा होता है आंतरिक। तो कुल मिला के दो अंतः अध्यावरण होते हैं, तो एक बाह्य अध्यावरण होता है, एक आंतरिक अध्यावरण होता है। इंटेगुमेंट का काम क्या होता है, यह भ्रूण कोष को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भ्रूण कोष के लिए एक कवच की तरह कार्य करते हैं दोनों के दोनों इंटेगुमेंट, यानी दोनों अध्यावरण बाह्य और आंतरिक दोनों अध्यावरण क्या करते हैं, आपस में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं भ्रूण कोष के। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट संरचना है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार से जब भी आप देखेंगे किसी भी भ्रूण कोष की संरचना तो इसमें आपको 8 केंद्रक दिखाई देते हैं और 7 केंद्रक दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर ही मादा युग्मकोद्भिद के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो यह आप कह सकते हैं कि बीजांड के अंदर एक धसी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर स्टैंड, वेस्कुलर स्टैंड भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्कुलर स्टैंड के माध्यम से ही, इसको हम संवहन रज्जु बोलते हैं हिंदी में, वेस्कुलर स्टैंड के माध्यम से ही कोई भी जो बीजांड है ये पोषण को प्राप्त करता है, क्योंकि ये वेस्कुलर स्टैंड किससे जुड़ा होता है, ये जाकर के जुड़ा होता है अपराया प्लेसेंटा से। तो अपराया प्लेसेंटा के माध्यम से ही पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बीजांड की संरचना होती है इसमें एक भाग होता है हाइलम। देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हाइलम। और हाइलम का काम देखिए क्या होता है, हाइलम स्पेशली इसको हम बोलते हैं हिंदी में नाभिका। और नाभिका क्या होती है, तो बीजांड का देखिए ये तो हो गया क्या, पूरा मुख्य शरीर हो गया, मेन बॉडी हो गई। तो जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है, बीजांड व्रंत से जिस भाग या बिंदु पर मिलता है उसे हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। और सेम इसके विपरीत सिरे पर, यानी हाइलम जो होता है, हाइलम तो हो गया हमारा नाभिका, और ये जो हमारा माइक्रोपाइल है यानी कि बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत सिरे पर दूसरी साइड यहां पे एक भाग उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं निभाग या चला जा, इसको हम बोलते हैं निभाग या चला जा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बीजांड काय। तो बीजांड का ये वाला जो खाली स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय। तो बीजांड काय भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक बीजांड की संरचना के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुक्राणुओं की संरचना को किसने देखा था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। शुक्राणुओं की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो शुक्राणुओं की संरचना में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो शुक्राणुओं की संरचना है इसके चारों तरफ एक लेयर होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली चारों तरफ से घेरी हुई होती है शुक्राणु की संरचना को या स्ट्रक्चर को। शुक्राणु की यदि हम संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं की संरचना में आपको 4 मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देते हैं। 4 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो होता है हेड। क्या होता है, हेड की यदि हम बात करते हैं, सिर की बात करते हैं, सिर में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। सिर में आपको एक केंद्रक दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको, न्यूक्लियस। ये आप देख सकते हैं केंद्रक।
केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है, यानी केंद्रक के चारों तरफ से एक ऊपर साइड कैपनुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है? तो गाल्जी बॉडी से होता है। कहां से होता है? गाल्जी बॉडी से होता है। तो यानी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? सिर या हेड में आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि इसमें एक केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर एक कैपनुमा संरचना होती है केंद्रक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। फिर यदि हम आते हैं कहां? नेक वाले भाग में, यहां से लेकर के यहां तक भाग। दूसरा जो भाग होता है ये होता है नेक, या आप कह सकते हैं जैसे गर्दन आप देखते हैं, नेक मतलब क्या होता है? गर्दन, यानी यहां से लेकर यहां तक का भाग। तो सेम उसी प्रकार आप यहां पे शुक्राणु में भी देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का भाग क्या कहलाता है? नेक, यानी कि इसका गर्दन कह सकते हैं आप। तो नेक वाले भाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र, और तारक केंद्र दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पे एक आप देख सकते हैं समीपस्थ तारक केंद्र होता है और एक क्या होता है? दूरस्थ तारक केंद्र। शुक्राणुओं की संरचना में आपको दो तारक केंद्र दिखाई देते हैं, एक समीपस्थ तारक केंद्र, एक दूरस्थ तारक केंद्र। और दोनों के दोनों तारक केंद्र यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, दोनों के दोनों सेंट्रियोल आपको जो दिखाई देंगे वो सेंट्रियोल आपको कहां दिखाई देंगे? नेक वाले भाग में। तो नेक वाला भाग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा भाग है मिडिल बॉडी यानी मिडिल पीस, तो मध्य भाग इसको कह सकते हैं। शुक्राणु की संरचना का जो तीसरा भाग होता है इसको हम बोलते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें स्पाइरल शेप में आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या देती है? शुक्राणुओं को गति करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो एनर्जी कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ स्पर्म। तो यहां पे कोशिका के लिए पावर हाउस का काम कौन करेगा? शुक्राणु कोशिका के लिए पावर हाउस का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से मिडिल पीस या मिडिल पीस जो होती है, मध्य भाग जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और इसमें अक्षीय तंतु का भी निर्माण हो जाता है, यानी एक्सियल फिलामेंट का भी निर्माण हो जाता है। इसके अलावा जो पूंछ वाला भाग होता है, चौथा भाग होता है, ये पूंछ वाला भाग होता है। तो पूंछ के माध्यम से गति करता है शुक्राणु। और एक चीज और याद रखना है कि शुक्राणु जो होता है टेल वाले भाग में, इसमें भी एक्सियल सेंट्रियोल उपस्थित होता है। अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट जो है पूंछ वाले भाग तक उपस्थित रहता है। तो शुक्राणु की संरचना में आपको याद रखना है चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला होता है हेड या सिर वाला भाग, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ ऊपर कैपनुमा संरचना जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। नेक वाले भाग की इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि इसमें सेंट्रियोल या तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है मिडिल लेयर। मिडिल पीस जो होता है मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। इसके अलावा पूंछ होता है जिसमें कि एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। इसके बाद देखिए अगली संरचना है डीएनए की संरचना, वन ऑफ मोस्ट डायग्राम। डीएनए की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए की संरचना में देखिए यहां पे दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, देखिए आपस में कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो डीएनए की संरचना के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है, या आप कह सकते हैं कि दो स्टैंड होते हैं, और दोनों स्टैंड डीएनए के आपस में एक दूसरे से लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास एक तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, यानी डीएनए की संरचना जब आप देखेंगे तो इसमें दो आपको स्टैंड दिखाई देंगे, और दोनों स्टैंड या दोनों श्रृंखलाएं आप कह सकते हैं आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। जब भी डीएनए की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे कई सारे, जब भी यदि बात करें डीएनए की संरचना की तो देखिए एक 5 पिंड होता है, और 5 पिंड का जहां पे समापन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? 3 डॉट बोलते हैं। और इसके अलावा जो 3 डॉट होता है उसका समापन कहां पे होता है? 5 डॉट में होता है। अब बात करते हैं कि डीएनए का जो अणु है, डीएनए अणु की जो संरचना होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो यहां पास से व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए अणु की क्या होती है? मोटाई होती है। तो 20 एंगस्ट्रॉम आपको यह भी याद रखना है। फिर यदि बात करते हैं डीएनए अणुओं में आपस में जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट करके द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर देते हैं। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी किसके माध्यम से होती है? तो आपस में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी होती है। तो आपको याद रखना है कौन सा बंध? तो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से तो जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंध से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइडों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइडों के माध्यम से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, क्योंकि आपस में जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड किसके माध्यम से जुड़े होते हैं आपस में? तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कई सारे जुड़े होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये
मिलकर के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करती है। अब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कई सारी चीजें होती है। न्यूक्लियोटाइड की यदि हम संरचना देखते हैं तो इसमें सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक उसमें होता है नाइट्रोजनी क्षारक। अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक नाइट्रोजनी बेस अवश्य रहेगा, चाहे एडेनिन होगा या तो ग्वानिन या तो साइटोसिन या तो थायमिन। इसके अलावा उसमें शर्करा उपस्थित होगी। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें डीएनए की शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी। इसके अलावा आप देखेंगे फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होगा। तो कुल मिलाकर के डीएनए अणु की संरचना में आपस में एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ता है। और ग्वानिन जो है, देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है। तो ये हमेशा एडेनिन आपको याद रखना है किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। और इनके मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जबकि जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है और इनके मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से आपस में एक श्रृंखला का जो प्यूरिन होता है वो दूसरी श्रृंखला के प्यूरिन के साथ जुड़ा होता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। तो दोनों श्रृंखलाओं के अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड है, अगर एडेनिन वाला कोई न्यूक्लियोटाइड है तो वो अपनी बगल वाली श्रृंखला के किसके साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा थायमिन न्यूक्लियोटाइड के साथ। वहीं ग्वानिन वाले यदि न्यूक्लियोटाइड है तो साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बंध बनाएगा और आपस में इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं जुड़ जाती है। अब बात करते हैं यदि डीएनए का जो अणु होता है, इसके यहां पे आप एक द्विकुंडलन की, तो एक कुंडलन की यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी है ये कहलाएगी एक कुंडलन। तो डीएनए के एक कुंडलन की जो दूरी होती है कितनी होती है, तो देखिए डीएनए के जो एक कुंडलन की दूरी होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको याद रखना है कि एक कुंडलन के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यदि हम कहें कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आपको याद रखना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक कुंडलन के बीच की दूरी कितनी होती है, एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा जो डीएनए की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, या आप ये कह सकते हैं कि डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार से आप डीएनए की संरचना को इजीली बना सकते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हैं, जैसे ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई पेंटोज शर्करा। अब इस पेंटोज शर्करा में हमने क्या जोड़ दिया, यहां पे देख सकते हैं आप थायमीन है, क्या है यहाँ पे, थायमीन है। और थायमीन जो है, थायमीन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है किसके साथ जुड़ा है, देख सकते हैं आप एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से क्रमशः आप देखेंगे कि यहां पे अब एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ा है, ग्वानिन साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा है, साइटोसिन ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार से आपस में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से डीएनए अणु की श्रृंखला जो है इसका निर्माण हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का यहां पे नामांकित डायग्राम आपको बनाना है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आप देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक तो होता है आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय। क्या होता है, गर्भाशय। गर्भाशय में भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग ये वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडस। ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है फंडस। क्या होता है, ये वाला भाग फंडस होता है। फिर दूसरा वाला भाग होता है यूट्रस बॉडी। क्या होता है, ये यूट्रस बॉडी दूसरा भाग होता है। इसके बाद तीसरा भाग ये जो होता है नीचे वाला भाग, इसको आप कह सकते हैं ग्रीवा। क्या कह सकते हैं, ग्रीवा। और ग्रीवा की जो नीचे की नली है आप इसको क्या कहेंगे, ग्रीवा नाल। क्या कहेंगे, इसको ग्रीवा नाल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीवा नाल। और ग्रीवा नाल के जस्ट नीचे एक यहां पे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं योनि या वजाइना। यहां से लेकर के ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, योनि या वजाइना, जिसके माध्यम से कोई भी शुक्राणु इंटर करता है गर्भाशय में। तो सबसे पहले कोई भी अगर स्खलन के समय शुक्राणु आता है तो किसके माध्यम से अंदर आता है, किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो वो योनि या वजाइना के माध्यम से ही अंदर प्रवेश करता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। देख सकते हैं आप, ये जो गर्भाशय का तीसरा भाग है निचला वाला, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। और ग्रीवा की जो नली होती है इसको हम सर्विकल केनाल या ग्रीवा नाल कहते हैं। और ग्रीवा नाल के जस्ट नीचे क्या होती है, योनि या वजाइना की संरचना होती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यूट्रस या गर्भाशय की ही, तो गर्भाशय में चारों तरफ जो है 3 लेयर होती है, यानी कि 3 भित्तियां या 3 झिल्लियां होती है, जिसमें
आप देखेंगे कि जो सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। जो मध्य वाली भित्ति होती है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और इसके अलावा जो सबसे अंदर ये वाली जो सबसे अंदर परत होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि गर्भाशय के सबसे नजदीक होती है। तो गर्भाशय आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें से एक पार्ट है गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो यूट्रस 3 भागों से मिलकर बना होता है, फंडस, यूट्रस बॉडी और सर्विक्स या ग्रीवा। इसके अलावा आपने देखा कि गर्भाशय की 3 झिल्लियां होती है या 3 भित्तियां होती है, जिसमें से आपने देखा पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं किसी अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां से लेकर के आपको ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यही पार्ट होता है जहां पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन कहां पे होता है, तो कभी भी पूछे कि मानव के अंदर निषेचन कहां होता है, तो स्त्री के फैलोपियन नलिका में यानी कि अंडवाहिनी नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब भी ये भी 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। जो पहला भाग होता है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये पहला भाग होता है इनफंडिबुलम। देखिए अंडाशय के अंदर जब भी अंडाणु बनता है सबसे पहले कहां जाता है, ये मान लीजिए क्या है, ओवरी है। ओवरी है, ओवरी के अंदर कोई भी अगर अंडाणु बना तो सबसे पहले जब ओवुलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, तो सबसे पहले किस भाग में जाएगा, अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम भाग में जाएगा। ये एक झालरनुमा भाग होता है इनफंडिबुलम, जहां पे सबसे पहले अंडाणु जो है प्रवेश करेगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं दूसरा भाग होता है, यहां पे इंपुला होता है। तीसरा भाग होता है यहां पे इस्थमस। तो 3 भागों से मिलकर के बना होता है क्या, किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो अंडवाहिनी होता है। अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं, इस्थमस, इंपुला और इनफंडिबुलम। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर ही आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसके माध्यम से 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और 13वें दिन तक ग्राफियन पुटिका बनकर के कंप्लीट होती है, जिसके माध्यम से ओव्यूलेशन होता है और अंडोत्सर्ग के माध्यम से अंडाणु बाहर निकल करके कहां आ जाते हैं, तो ये इंटर कर जाते हैं इनफंडिबुलम भाग से फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी नलिका में। तो ये आपको एक रफ डायग्राम तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे आपको इतने सारे भागों को तैयार करना है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राफियन पुटिका का नामांकित चित्र बनाना है। ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका का आपको नामांकित डायग्राम बनाना है। इसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपको बाहर की तरफ 2 लेयर दिखाई देती है ग्राफियन पुटिका के अंदर। तो बाहर की जो दोनों परत या दोनों लेयर होती है, इनको हम एक को बोलते हैं बाहरी परत को बोलते हैं हम थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। ये है थीका एक्सटर्ना सबसे बाहरी परत। फिर जो इसकी आंतरिक वाली परत होती है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। ये वाली क्या है, थीका इंटरना। ये दोनों सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपको अंदर साइड आना है। अंदर साइड आपको सबसे अंदर ये आपने देखा कि सेकेंडरी ओसाइट, जिसमें से हमारा अंडाणु बनके तैयार हो चुका होता है, सेकेंडरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है अंदर उपस्थित है। फिर सेकेंडरी ओसाइट के इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। इसके अलावा एक और लेयर बन रही है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये 5 पॉइंट याद रखना है। ये ग्राफियन पुटिका का नामांकित डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। गुणसूत्र की संरचना भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें गुणसूत्र की खोज की तो किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी गुणसूत्र की खोज। सबसे पहले गुणसूत्र नाम किसने दिया था, तो बाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्रों की संरचना की यदि हम बात करें तो गुणसूत्रों की संरचना में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है क्रोमोनिमेटा। किसी भी गुणसूत्र के अंदर आप देखेंगे कि क्रोमोनिमेटा जो होता है, प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। ऐंठे का मतलब होता है घुमावदार सूत्रों का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 2 ऐंठे हुए सूत्र आपको दिखाई देते हैं और इन ऐंठे हुए सूत्रों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा के अंदर जगह जगह आपको छोटे छोटे स्पॉट या छोटे छोटे बिंदु समान संरचनाएं दिखाई देती है जिनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है क्रोमोमियर। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बिंदु की आकार की संरचनाएं दिखाई देती है किसके अंदर, क्रोमोनिमेटा के अंदर। तो क्रोमोनिमेटा क्या है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा के अंदर काले काले छोटे छोटे धब्बे या स्पॉट जैसे बिंदु जैसे संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं।
फिर बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेलिकल और मैट्रिक्स। पेलिकल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, पूरे के पूरे गुणसूत्र की संरचना के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में भरा होता है द्रव, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के चारों तरफ से एक झिल्ली, मैट्रिक्स के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो मस्तिष्क के चारों तरफ एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट गुणसूत्र की संरचना में और आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये है सेंट्रोमियर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए किसी किसी सेंट्रोसोम में, किसी क्रोमोसोम में आप देखेंगे, किसी गुणसूत्र में आप देखेंगे कि एक पाए जाते हैं, तो किसी गुणसूत्र में आप देखेंगे कि दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। अगर कोई लंबा गुणसूत्र है तो उसमें दो सेंट्रोमियर भी आपको दिखाई देते हैं। तो सेंट्रोमियर की यदि हम बात करते हैं, सेंट्रोमियर है क्या? प्रत्येक गुणसूत्र देखिए क्या होता है कि एक स्थान पे धस करके या दब करके सकरा हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और यदि किसी गुणसूत्र में उसी प्रकार से यदि आपको दो गुहा दिखाई दे दी, मतलब दो जगह अगर गुणसूत्र क्या है? कंस्ट्रिक्शन या गुहा बना हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो इस प्रकार से प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि सेंट्रोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दोनों आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम बात करते हैं कि गुणसूत्र के सिरे को, गुणसूत्र का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है सिरा, तो गुणसूत्र का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? इसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो इसके अलावा जो सबसे बाहरी सिरा होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर भी आप यहां पे नोट कर सकते हैं। तो गुणसूत्र का सबसे बाहरी सिरा क्या होता है? जो बाहरी सिरा होता है, चिकना छोटा सा सिरा, वो क्या होता है? टीलोमियर होता है। और गुणसूत्र का जो सबसे पीछे वाला सिरा होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है ये भी छोटा सा भाग होता है, गोलाकार भाग होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक गुणसूत्र की संरचना है। गुणसूत्र की संरचना में कई सारे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एंटीबॉडी की संरचना में आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एंटीबॉडी की संरचना में आपको दो श्रृंखलाएं दिखाई देती है, एक हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला। टोटल नंबर ऑफ श्रृंखला यानी टोटल नंबर ऑफ यहां पे चयन कितनी होती है? 4। 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं बनी होती है। आप देख सकते हैं यहां पे 1, 2, 3 और 4। यहां पे आपने देखा कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनी होती है, यानी प्रतिरक्षी अणु की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। और प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है ये आपको इंग्लिश के कैपिटल बाई के आकार की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? अंग्रेजी के कैपिटल बाई के आकार की दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है कि बाई के आकार की संरचना होती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। अब इन चारों ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से दो श्रृंखला हल्की होती है, यानी कि लाइट चेन होती है दो ठो, और दो श्रृंखलाएं कैसी होती है? हैवी चेन। यानी ये जो लंबी वाली आपको श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, जो यहां से स्टार्ट हो रही है यहां तक जा रही है, तो इसमें दो भारी श्रृंखलाएं होती है। जो श्रृंखला लंबी है उसको हम क्या बोलते हैं? भारी श्रृंखला बोलते हैं। और जो छोटी छोटी श्रृंखला, एक ये वाली और एक ये वाली, जो छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हल्की श्रृंखला। क्या बोलते हैं? हल्की श्रृंखला या लाइट चेन बोलते हैं। अब दोनों ही श्रृंखलाओं में यानी भारी श्रृंखला में और हल्की श्रृंखला में दो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं? एक तो देखिए होता है स्थिर क्षेत्र। एक क्या होता है? स्थिर क्षेत्र। और दूसरा होता है परिवर्तनशील क्षेत्र। दूसरा होता है परिवर्तनशील क्षेत्र। तो दोनों ही श्रृंखलाएं, चाहे हल्की श्रृंखला हो चाहे भारी श्रृंखला, दोनों हल्की श्रृंखलाओं में आपको स्थिर क्षेत्र भी दिखाई देता है। तो नीचे का जो भाग होता है वो स्थिर क्षेत्र होता है, और ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? वो होता है परिवर्तनशील क्षेत्र, क्योंकि वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला भाग होता है श्रृंखला का वो क्या होता है? हल्की श्रृंखला ये है। और नीचे वाला जो भाग होता है आप देख सकते हैं, चाहे आप हल्की श्रृंखला का देखें तो यहां से लेके यहां तक का भाग, यहां से लेके यहां तक का भाग, ये कहलाता है स्थिर क्षेत्र। क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र। और इसके ऊपर का भाग ये कहलाता है परिवर्तनशील क्षेत्र। उसी प्रकार भारी श्रृंखला में भी आप देख सकते हैं कि भारी श्रृंखला में क्या होता है? भारी श्रृंखला में जो नीचे के यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र होता है ये होता है स्थिर क्षेत्र, जबकि जो ऊपर का क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र होते हैं परिवर्तनशील क्षेत्र। क्या होते हैं? परिवर्तनशील क्षेत्र। और इन्हीं परिवर्तनशील क्षेत्रों के अंदर प्रतिजन बॉन्डिंग स्तर, यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं प्रतिजन बंधक स्थल, आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिजन बंधक स्थल। ये वाला भाग जो खाली भाग है और ये वाला भाग, तो इन भागों को हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। क्या बोलते हैं? प्रतिजन बंधक
स्थल, और इन प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र पर ही क्या होता है कि जो भी एंटीजन, यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रतिजन यानी कि एंटीजन आते हैं और इन एंटीजन बॉन्डिंग स्थल पर आकर के ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी प्रतिजन बंधक स्थल पर आकर के एंटीजन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एंटीबॉडी की संरचना को हम H2L2 के रूप में भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। तो एंटीबॉडी की संरचना को हम H2L2 के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम एंटीबॉडी की संरचना को हम IG से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको हम एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम IG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एंटीबॉडी की संरचना में जो प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र होता है, यहां पे आकर के कोई भी एंटीजन खत्म हो जाते हैं। किसी भी एंटीजन की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है, जिसमें 2 हल्की श्रृंखला होती है, 2 भारी श्रृंखला होती है। दोनों ही श्रृंखलाओं में 2 स्थिर क्षेत्र होते हैं और 2 परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये बचा है कि जो आपस में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ये जुड़ी किसके माध्यम से होती है। तो एंटीबॉडी की संरचना के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है, ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से। किसके माध्यम से, डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से। तो डाइसल्फाइड बंध की संख्या कितनी होती है, तो यहां पे 16 होती है। आप देख सकते हैं यहां पे एक डाइसल्फाइड बंध है, यहां पे। तो इस प्रकार से टोटल आप देख सकते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के साथ आपस में डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं, 16, यानी कि यहां पे 16 डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से आपस में 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं जुड़ी होती है और एक एंटीबॉडी की संरचना को निर्माण करती है, यानी एक एंटीबॉडी की संरचना का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।